सभी को जय हिंद। एक बार फिर से सभी लोग आ गए। आज कल दरअसल व्यस्तता ज्यादा हो गई थी तो इसलिए क्लास नहीं कंडक्ट कर पाए थे हम। टाइम पूरा था बहुत कम लोग हैं। 8:30 तक, तो मेरा विचार था करने को, लेकिन फिर कुछ गेस्ट आ गए जिनकी वजह से पोस्टपोन करना पड़ा। ठीक। हेलो। कोई नहीं सर, और बर्थडे थी सभी आपकी लोगों तो ने सर। शुभकामनाएं दी, उसके लिए ढेर सारी बधाइयां आपको सभी को। धन्यवाद मेरी तरफ से, आप लोगों ने इतना केयर किया। सर तो हम लोग हमने ना अपने जो है इसमें यहाँ पे हॉस्टल में सब लोगों ने मिलकर कॉफी बनाई और आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया। ओहो, अरे वाह। इस टाइम थैंक पे यू, आराम से थैंक यू। कॉफी पी कॉफी बनी। कुछ खाया पिया। चलिए, निकले बहुत सर का अच्छी बात बर्थडे है। है। चलिए, अच्छा किया। जी सर। हाँ, बाकी और लोग देखते हैं कितने लोग आ गए हैं। यहाँ पर दीपाली जी हैं और प्रिया जी हैं और शैलवी हैं और श्वेता गोस्वामी। चलिए, सभी का स्वागत है। अपने ई शिक्षा समाज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं, जो कि एक मंच भी है। जो जितने अच्छे तरीके से यहाँ पर अपने चीजों को कर सकते हैं बिल्कुल करें। अपनी क्लास को शुरू करने से पहले, इससे पहले हमने कितनी 4 यूनिट कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। 4 यूनिट के सिलेबस को आपके माइंड में कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर चुके हैं। आज जो यूनिट हम लेकर आए हैं वह यूनिट है यूनिट 5। क्या आपकी यूनिट 5? ठीक, यूनिट 5। अब याद रखिएगा, मैंने 4 यूनिट आपको समझा दी है और बता भी दी है। तो कभी भी किसी भी समय किसी भी फ्रेंड से, किसी भी जितने लोग मेरे साथ ज्वाइन है, किसी से भी मैं पूछ सकता हूँ किस टॉपिक में क्या क्या चीजें आती हैं और किसने किसको दिया। जैसे हम पूछ लें वैशेषिक, तो वैशेषिक दीपाली जी बताएंगे किसने दिया है, बताए। वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन की सर पाठ में कर्णाद। मतलब किसने सर दिया है? कर्णाद। कर्णाद। कणाद। दूसरा कर्णाद। नाम क्या है? कर्णाद। क्या नाम है? हाँ, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? एक और नाम मेरे को बता रहे। कणाद। वो दीपाली जी को बोल दीजिए, जिनका नाम ले उन वही सर बोले। कर्णादी। सर इन, कर्णादी पता है हमको, खाली हाँ, इनका वैशेषिक दूसरा में। नाम प्रिया जी को पता है। बताएं प्रिया जी। अरे सर मुझे याद नहीं आ रही है, उल्लूक, मुझे अच्छे से याद। उल्लूक नाम है। उल्लूक उल्लूक, हाँ, ठीक एकदम है। एकदम याद आ गया, हाँ, उल्लूक हाँ। करा दिया। उल्लूक नाम होता है। अब जैसे, उल्लूक। अब ऐसे ही पूछा जाए कि 1964 में जब ये आपकी बनी थी कोठारी आयोग, तो इसमें सारी। मुख्य बातें क्या थी? इसको किसका मतलब कि किस नाम से सबसे ज्यादा क्यों फेमस हुई है? या इसको एक कहा गया ना, जैसे हमारे भारत में एक विशेष प्रमुख किताब है, उसी प्रमुख किताब का इसको भी स्लोगन या इसको भी एक टाइटल दिया गीता। गया। वह टाइटल क्या है? गीता। गीता गीता सर, गीता गीता। कहा गया ना, शिक्षा की गीता कहा गीता गया कहा है। गया। अब पूछा जाए कि 1986 में, 1986 का कोई अध्यक्ष था क्या? 1986 जब आपका आया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो इसका कोई अध्यक्ष था क्या उस समय? यही सर कोठारी। कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, क्योंकि ये कोई मैंने नहीं। बहुत सर्च किया और मैंने बताया। उस चीज को बताया नहीं तो उस चीज को पूछ नहीं सकते। सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा ने क्या दिया था, बताएं सभी लोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। कब आया था, राष्ट्रीय किस ज्ञान सन में आया आयोग। था? प्रेजेंट क्या कहते हैं इसमें? हमेशा 2005, 2006, 2007 और 2008 आता है, तो कौन सा सन होगा इसमें? जी। साथ में, साथ में 2007। 2007 हो। तो साथ में ऐसे आता है। ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चन जो होंगे, जो कि क्लास स्टार्ट करने से पहले एक वार्म अप क्लास जरूर होनी चाहिए ना। तो हाँ डेली हाँ एक बिल्कुल बच्चे को बिल्कुल। पकड़ के, डेली एक लोग को पकड़ के मैं पूछ लूंगा 1 यूनिट से कि बताओ भाई क्या क्या आता है। ठीक। नहीं अब सर, जैसे 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी, का मॉक रख लीजिए। जी बिल्कुल, जैसे 10 साइकोलॉजी की क्वेश्चन बात का करते मॉक हैं। रखिए, सबसे पूछिए, कोई अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल लगेंगे, और सर याद बिल्कुल भी करेंगे। रहेगी। सब अटेंटिव रहेंगे। सारे लोग अटेंटिव रहेंगे, सब पता नहीं सर किसको हाँ हाँ बोल रहे हाँ हैं। जी, हाँ, कब सभी को किसको बोल अलर्ट देंगे, ये रहना चीज है कि रहेगा ना। किसी भी समय किसी कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज पूछी जा सकती है ना। क्योंकि अगर हम हाँ कंस्ट्रक्ट हाँ हाँ बिल्डिंग कर रहे बिल्कुल। हैं तो बिल्डिंग करते समय देखेंगे ना, कहीं किसी भी बिल्डिंग के किसी भी ईंटे में दरार तो नहीं है, या कोई जरा सा भी उस पर हिल डुल तो नहीं रहा है। तो उस सब चीज को सही तरीके से भरना है हमें। क्लियर? तो अपनी क्लास पे स्टार्ट करने से पहले ये कहेंगे कि गॉड जो है सबसे पहले कहता है कि खुद को स्पेशल समझो। देखिए क्या कहते हैं, कह रहा है कि खुद को पापा। स्पेशल समझो, क्योंकि भगवान कुछ भी फालतू नहीं बनाता है। ठीक है,
समझ में आ रही? कह रहे कि कुछ खुद बिल्कुल को सर। स्पेशल समझो, क्योंकि भगवान कुछ भी फालतू नहीं बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग स्पेशल हैं। कोई हमें स्पेशल मानता हो या ना मानता हो वो उनकी समस्या है, लेकिन हम अपने आप को स्पेशल समझते हैं, स्पेशल मानते हैं और स्पेशल चीजें कर सकते हैं। क्लियर है? और दूसरी बात, जब इतनी चीजें हो गई तो दूसरा माइंड में कंसेप्ट ये रखना है कि दौड़ तब तक रहेगी, लाइन याद रखें कि दौड़ तब तक रहेगी जब तक जीत हासिल नहीं होती। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट हम लोग के माइंड में होने चाहिए। यहां पर इतनी चीजें क्लियर है सबको? सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बिल्कुल बोले, सभी लोग स्वतंत्र है बोलने के लिए, बोले। हाँ, आप जो यूट्यूब में डालते हैं तो आपकी वीडियो, आप थंबनेल में ना आप मोटिवेशनल कोट को अगर करके डालें तो मैं जानती हूँ बहुत फर्क नहीं पड़ता, पर थोड़ा फर्क तो पड़ता है इनहेंस करने में बिल्कुल। कैंडिडेट्स को। आपने यूनिट 4 देखा होगा, यूनिट 4 में मैंने एक थंबनेल हाँ लगा हाँ, रखा है ना। आपने डाला है। मतलब मैं ये कर रैंडमली आप चेंज करते रहो तो वो आपके लिए इफेक्टिव होगा, हम सबके लिए भी इफेक्टिव होगा, बिल्कुल मुझे लगता है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ने ये मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी कहता है, साइकोलॉजी भी हम लोग की ये कहती है कि इससे क्या हुआ कि सामने वाला अट्रैक्ट रहता है कि न्यू सेशन में क्या चीजें आने वाली है हम लोगों की, कि न्यू हाँ, चीजों में नॉट क्या ओनली चीज आ इन सकते हैं। हाँ हिंदी, इंग्लिश में भी आप करो तो इससे ये रहता है ना कि हर चीज का एक अटेंटिव मोड आता है ना कि हम गो थ्रू हो रहा है इस तरह से चीजों से। बिल्कुल। हम्म। ठीक, सबसे पहले पाठचर्या अध्ययन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, पाठचर्या अध्ययन पढ़ेंगे, करिकुलम स्टडीज पढ़ेंगे। तो करिकुलम स्टडीज में सबसे पहले आपके क्या आएगा, जब कभी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग के माइंड में कंसेप्ट आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट। ठीक, कंसेप्ट आते हैं, फिर आते हैं एंड प्रिंसिपल आते हैं, फिर प्रिंसिपल आता है आपका। ठीक, प्रिंसिपल आते हैं, कंसेप्ट प्रिंसिपल के साथ इसमें स्ट्रेटजीज आएंगी आपकी। क्या आएगी, स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज आएगी, स्ट्रेटजीज के साथ साथ इसमें और क्या आ जाएंगे, स्ट्रेटजीज के साथ साथ इसमें स्टेजेस आएंगे। ठीक है, स्ट्रेटजीज के साथ इसमें क्या आएगी, स्टेजेस आएंगे आपके। ठीक है, स्टेजेस में आपको पता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन भी यहीं से पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। क्लियर? तो पहले पॉइंट में ये कंसेप्ट आएगा, प्रिंसिपल्स आएंगे और स्ट्रेटजीज आएगी, स्टेजेस आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग के माइंड में ये क्लियर हो जाए कि करिकुलम होता क्या है ना। दो चीजें हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, एक करिकुलम पढ़ते हैं और एक क्या पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट बताएं। दूसरे पॉइंट और पढ़ते हैं ना, सिलेबस पढ़ते हैं। एक क्या पढ़ते हैं, सिलेबस। एक करिकुलम पढ़ते हैं और एक सिलेबस पढ़ते हैं। तो नॉर्मल बिहेवियर में आप लोग को ये याद रखना है कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है। याद रखेंगे हम लोग, ये याद रखेंगे करिकुलम सबसे बड़ा पार्ट होता है। करिकुलम के अंदर आपका सिलेबस आते हैं, जो भी बुक्स में, टेक्स्ट बुक में या स्कूल्स में है वो सब आपके सिलेबस है। और करिकुलम का मतलब होता है कि उस एक महाविद्यालय में अनेक प्रकार के करिकुलम चल रहे हैं। अब करिकुलम के ढेर सारे करिकुलम तो है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पे हम बात करेंगे तो उसका सिलेबस उठाकर हम लोग बात करेंगे वहां पर। ठीक है, तो ऐसी अवधारणाएं रहेंगी। तो हम लोग के माइंड में एकदम क्लियर होना है कि हम लोग का जो भी चीज होता है वो ब्रॉड सेंस में अगर लेंगे तो वो करिकुलम होगा, शॉर्ट टर्म या छोटे टर्म लेंगे तो आपका सिलेबस होगा। लेकिन मेन बात होता है करिकुलम का वर्ड मतलब क्या होता है। करिकुलम का मतलब होता है टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस। क्या होता है आपका, टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक, टोटल लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात करता है। ठीक है, एक्सपीरियंसेस की बात करता है। तो यहाँ पे टोटल मतलब संपूर्ण अधिगम अनुभव की बात करता है। क्लियर इतनी चीजें? जब इतनी चीजों की बात करता है यहाँ पर, तो इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे कि संपूर्ण की बात कर रहा है कि टोटल लर्निंग की बात कर रहा है। अब बताइए लर्निंग में एक्सपीरियंस कितने प्रकार के एक्सपीरियंस हम लोग को पता है, बताएं आप लोग कितने प्रकार के एक्सपीरियंस हम लोग को पता है। बिहेवियरल सर, इस तरह के कि जो मतलब हमारे व्यवहारिक एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, और एक होता है लर्निंग एक्सपीरियंस भी आते हैं। कई तरह कैसे हो सकते हैं, कुछ ऐसा डाटा पढ़ा तो नहीं है मैंने कभी। और लोग बताएं,
अपने मतलब आप अपने आपके अंदर जितने आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उतनी चीजों को आप बताया करिए, ताकि ये भविष्य में आप जैसे पीएचडी कर लोगे, डॉक्टरेट की उपाधि आपको मिल जाएगी, तो आप भी किताब लिखने के लिए स्वतंत्र होंगे ना, तो आपके माइंड में भी किसी भी चीज को सोचने की क्षमता को डेवलप करना है ना यहाँ पर। तो ये चीजें आप बताओ। मुझे लगता है सर, जितना जितना ज्यादा ब्रॉड आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण जितना ज्यादा मतलब गहन होगा, उतना ज्यादा आपके तरीके के एक्सपीरियंस आपको एनालिटिकल मूव करके आते हैं। ठीक, अब एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मुख्य रूप से आपको 3 मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? सबसे पहले एक्सपीरियंस प्लान एक्सपीरियंस होता है। हाँ सर, प्लान्ड होता है, अनप्लान्ड होता है। प्लान होता है, जब एक प्लान होगा तो मतलब एक योजनाबद्ध होगा, और दूसरा होगा अनप्लान्ड। अनप्लान्ड। अनप्लान्ड हो, दूसरा अनप्लान्ड होगा, और तीसरा क्या होगा भाई? जब एक हो गया योजनाबद्ध हो जाएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं योजनाबद्ध। अनुभव। ठीक, अनप्लान्ड गैर योजनाबद्ध लिख देंगे, गैर योजनाबद्ध। ठीक, और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा आपका हो जाएगा नॉलेज एक्सपीरियंस। ठीक है, क्या आ जाएगा? नॉलेज एक्सपीरियंस। नॉलेज एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक, ये 3 पॉइंट है। एक्सपीरियंस को भी अगर हम देखते हैं तो एक्सपीरियंस को भी अब करिकुलम में तो यही होता है ना, जब कभी करिकुलम को बनाते हैं तो बनाते समय हम लोग को ध्यान रखना होता है कि पहले से योजनाएं क्या चल रही थी। अब बिना किसी प्रभाव के हम कोई अचानक से योजनाओं को लागू करते हैं तो अनप्लान हो जाती है। और नाव में क्या होता है कि हम उसके बिहेवियर को जानकर उसको जो जो प्रोडक्ट मतलब कुल मिला के अगर कहा जाए तो ये सिलेबस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर एक वर्ड में कहना चाहे तो ये सिलेबस हो जाएगा। और अनप्लान में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आ जाएगी। क्या आएगी? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। ठीक, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आ जाएगी। और फिर नॉलेज एक्सपीरियंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें प्रोजेक्ट दिया जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रोजेक्ट दिया जाएगा। सर सेल्फ बेस्ड लर्निंग भी हो सकता है नॉलेज में ना, सब अपने मतलब स्वाभाविक गति से जो कुछ लोग नॉलेज एक्वायर करते हैं, तो वो भी आ जाएगा इसमें ना, हाँ, नॉलेज उसमें आएगा, एक्सपीरियंस। लेकिन इसमें चलिए यहाँ पर ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब कभी प्लान की बात करते हैं तो सिलेबस हमारा सिलेबस से बाहर कहीं कुछ भी नहीं जाता है। जैसे इसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट का देख रहे हैं तो उसमें भी पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग को मिला ना, तो प्लान है पहले से। अनप्लान में क्या होता है कि जब हम लोग एग्जाम दे रहे होते हैं, आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, क्या हो जाए? आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, तो वो आपका अनप्लान्ड हो जाती है। आप एक्स्ट्रा करिकुलम है जिसमें आपके अप्लाइड होता है। जिस समय क्वेश्चन पेपर हम लोग कर रहे हैं, हम लोग के माइंड में बता रहे ये तो आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, लेकिन जब कुछ दिन बाद क्वेश्चन पेपर आता है, अरे पता चल रहा है ये तो घूम फिर के हमारे ही सिलेबस से है। फिर नॉलेज आता है। नॉलेज एक्सपीरियंस में क्या होता है कि इसमें कोई ना कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है कि जैसे आप देखिए जो आपके स्कूल्स में या कॉलेजेस में या डिग्री कॉलेजेस में या आपका प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, उसमें आपको प्रोजेक्ट्स बना के दिए जाते हैं ग्रुप में। जैसे आप कह सकते हैं वर्कशॉप में भी प्रोजेक्ट्स बना के दिया जाता है ना, वो प्रोजेक्ट करने के लिए। तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर इतने पॉइंट्स क्लियर हुए। हेलो, इसको मैं ऐसे लेती थी कि जैसे करिकुलम की यहाँ बात हो रही है, तो करिकुलम में कुछ औपचारिक होता है, कुछ अनौपचारिक होता है। सिलेबस तो फिक्स्ड है, प्लान्ड है, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर वो अनप्लान्ड में है। पर कुछ चीजें जैसे हमें सिलेबस और प्लान्ड और अनप्लान्ड के बीच में कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए, वो हम एक प्रोजेक्ट मानकर करते हैं। तो मैं उसको ले रही थी नॉलेज एक्सपीरियंस के रूप में, क्योंकि बात यहाँ करिकुलम की हो रही है, होल की बात हो रही है, टोटल। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे केवल अभी हमने एक्सपीरियंस की बात करी। अगर आप कहें कि करिकुलम की बात करते हैं तो करिकुलम मुख्य रूप से आपके 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है करिकुलर, एक होता है को करिकुलम। एक करिकुलम एक्टिविटी करिकुलर एक्टिविटीज होती है और दूसरी को करिकुलर एक्टिविटीज होती है। तो वो डीप की चीजें हैं, यहाँ पर ये चीज हो जाएंगी। फिर इसी में कंसेप्ट और प्रिंसिपल पढ़ लेंगे। अब बात आती है स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज कैसी होनी चाहिए यहाँ पर? ठीक, स्ट्रेटजीज में अब देखिए करिकुलम स्ट्रेटजीज को जब कभी हम पढ़ेंगे तो करिकुलम डेवलपमेंट से कोरिलेट करके जोड़ के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेटजीज में क्या आता है आपका? सबसे पहले आपका आएगा एम्स।
ठीक, सबसे पहले क्या आता है, एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आता है, दूसरे में क्या आता है, कंटेंट आता है कंटेंट आएगा ना, कंटेंट आता है। ठीक, कंटेंट आता है, कंटेंट का फिर आपका क्या आता है, लर्निंग एक्सपीरियंस को हम जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग लर्निंग एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। ठीक, लर्निंग एक्सपीरियंस को जोड़ने के साथ साथ फिर हम चौथे पॉइंट में क्या डालते हैं, इवेल्युएशन डालते हैं हम लोग, इवेलुएट करते हैं। इवेलुएट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हुए, ये आपकी स्ट्रेटजीज हुई कि सबसे पहले हम बच्चे के एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसके उद्देश्य देखेंगे कि बालक हमारे किस लिए आया है हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। फिर उसके बाद कंटेंट उसको प्रोवाइड करेंगे कि सब्जेक्ट मैटर आपको क्या क्या पढ़ना है। फिर लर्निंग एक्सपीरियंस में कि उसको कैसे पढ़ाना है, कौन कौन से मेथड्स यूज करने, कौन कौन से एड्स यूज करने हैं, कौन कौन सी विधि को यूज करके पढ़ाते हैं। फिर लास्ट में पढ़ाने के बाद हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं कि जो मेथड हमने यूज किया है वह मेथड उसके काम आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हुई यहाँ पर। ठीक, इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब इसके साथ साथ हम लोग को मिलता है फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम प्लान। ठीक है, फिर इसमें करिकुलम प्लान में मतलब पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिलाएं मिलती हैं। जब आधारशिलाओं की बात करते हैं पाठचर्या की, तो वहां पे मुख्य रूप से आपको फिलोसफिकल बेसिस, चलिए इसको भी लिखते हैं। सबसे पहले फिलोसफिकल बेसिस मिलेगा, फिलोसफिकल, फिलोसफिकल मिलता है। फिलोसफिकल के साथ साथ दूसरा क्या मिलता है आपको, फिलोसफिकल के बाद दूसरा सोशियोलॉजिकल। ठीक, सोशियोलॉजिकल मिलता है। और तीसरे पॉइंट में आपको क्या मिलता है, तीसरे पॉइंट में आपको साइकोलॉजिकल मिलता है। साइकोलॉजिकल मिलता है। ये 3 पॉइंट्स हम लोगों को मिलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जब कभी कोई करिकुलम को बनाया जाता है ना, तो उसमें दार्शनिक आधार उसमें देखे जाते हैं। दार्शनिकता के आधार में उसमें राष्ट्रीयता और लोकतंत्रात्मकता चीजों को देखी जाती है, जिसको बोलते हैं इसके मतलब फिलोसफिकल बेसिस में आपके नेशनल आएगा। ठीक है, नेशंस आएंगे, आप नेशनल आएगा, सॉरी नेशनल आएगा आपका। नेशनल के साथ साथ इसमें और क्या आएगा, डेमोक्रेटिक आएगा आपका। क्या आएगा, डेमोक्रेटिक, डेमो, सही है ना। हाँ, इसके बाद नेशनल आएगा, नेशनल के बाद डेमोक्रेटिक आएगा। ठीक, डेमोक्रेटिक, ये 2 पॉइंट्स इसके अंतर्गत आएंगे। ये फिलोसफिकल में आएंगे कि जब कभी सिलेबस को हम तैयार करते हैं, तो तैयार करने का जो आधार होता है, सबसे पहले फिलोसफिकल लेते हैं। फिलोसफिकल में नेशनल देखते हैं जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय, दूसरा डेमोक्रेटिक देखते हैं जिसको बोलते हैं लोकतंत्रीय या लोकतंत्रात्मक। अब सोशियोलॉजिकल वाले में क्या आएगा, अब सोचिए, सोशियोलॉजिकल, जब सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें सामाजिक सांस्कृतिक चीजों को देखा जाता है, मतलब सोशल कल्चर को देखा जाता है। क्या देखा जाता है, सोशल कल्चर, सोशल सोशल कल्चरल देखा जाता है आपका। और दूसरा क्या देखा जाता है, रिकंस्ट्रक्शंस देखे जाते हैं ना, रिकंस्ट्रक्शन। ठीक, रिकंस्ट्रक्शन से कहते हैं, इसमें होता है सामाजिक सांस्कृतिक हो जाता है। दूसरा रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है पुनर्निर्माण करना। ठीक, अब देखिए जो हमारा एनपी 2020 बना है उसमें ढेर सारी कमियां हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयां क्या है कि वहां पर समाज की आधुनिकता की जो जरूरत है, उस जरूरत के अनुसार उन्होंने पूरा का पूरा एनपीई आपकी बनी है 2020 वाली। ठीक है, तो उसमें सामाजिकता को भी जोड़ा गया है और उसमें पुनर्निर्माण के लिए कि मतलब पुरानी चीजों को लेकर उसमें कुछ नयापन जोड़कर पुनर्निर्माण किया इन्होंने। तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं। अभी बताएंगे क्वेश्चन कैसे बन जाएगा आपका। फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा। साइकोलॉजिकल बेसिस में क्या आएगा, साइकोलॉजिकल बेसिस में मुख्य रूप से लर्नर्स की नीड को देखा जाता है और उसके इंटरेस्ट को देखा जाता है। क्या दिखाता है, हाँ बोलिए। नीड और इंटरेस्ट को देखा जाता है, व्यवहार को मॉडिफाई करने के लिए। हाँ, लर्नर्स की नीड को दिखाता है। सर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए, नीड देखा जाएगा और दूसरा इंटरेस्ट देखा जाएगा मुख्य रूप से।
अब देखिए ये जो आपकी 2020 वाली जो आपकी पॉलिसी बनी है उसमें सभी बच्चों की इंटरेस्ट को देखा गया ना। सीबीसीएस की 1 साल कोर्स करता है तो ठीक है, 2 साल करता है। अब मान लो कोई बालक है एक विद्यालय में पढ़ रहा है, उसका मन नहीं है, उसको कहीं दूसरी जगह पढ़ना है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने इसमें कुछ ना कुछ सुविधाएं प्रदान करी है ना। तो ये पूरा का पूरा ये कुल मिला के जितना भी करिकुलम आपका बना है ये पूरा एनपी 2020 इन सभी चीजों इन सभी मुद्दों को ध्यान में देकर बना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे है ये ध्यान दीजिए। अगर पूछ रहे कि इंटरेस्ट कि करिकुलम को बनाते समय जब कभी हम इंटरेस्ट पर ध्यान देते हैं तो आपका फिलोसफिकल आएगा, सोशलॉजिकल आएगा या साइकोलॉजिकल आएगा या ये चारों आएंगे। ऐसे आपको क्वेश्चन बना के दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको कितने 2 2 4 2 6 क्वेश्चन आपके सामने ऐसे लिखे हैं। आपको क्लियर है कि 6 क्वेश्चन आपके सामने। जब कभी इंटरेस्ट पूछेगा तो साइकोलॉजिकल आएगा, लर्नर्स नीड पूछेगा तो साइकोलॉजिकल आएगा, जब सोशल कल्चर पूछेगा तो आपका साइकोलॉजिकल सोशलॉजिकल आएगा, रिकंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तब भी सोशलॉजिकल में ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर नेशनलिटी की याद रखिए, क्वेश्चन हमेशा गलत कहाँ होगा, क्वेश्चन हमेशा गलत होगा नेशनलिटी पे और डेमोक्रेटिक पे। फिर यहाँ यही दोनों पर गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये तो सामाजिकता को जोड़कर कहती है, लेकिन जब हम करिकुलम बनाते हैं तो ये फिलोसफिकल बेसिस पे हम लोगों को देखी जाती है कि लोकतंत्रात्मकता के आधार पे हम उसमें क्या नई चीजों को जोड़ सके, डेमोक्रेटिक जिसमें सब लोग एक साथ बैठ सके। भाई सामाजिकता के आधार पे कहती कुछ चीजें समाज में जोड़ी जाती कुछ चीजें नहीं, लेकिन दार्शनिकता के आधार में जोड़ तोड़ तो नहीं, लेकिन उनको समझाने का प्रयास जरूर करती है। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं ज्यादा है, इसलिए इसको यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। क्लियर ये सब पॉइंट? यहाँ पर 6 क्वेश्चन कैसे मिल रहे हैं आपको? सर ये एनपी जो लागू है क्या वो कॉलेजेस फॉलो करने लगे हैं कि भी नहीं? हाँ, कॉलेजेस फॉलो करने लगे हैं और हमारे मतलब यहाँ जितने भी यूपी में कॉलेजेस हैं या और जगह भी सब जगह इन्होंने लागू कर दिया और सब लोग इसको मान भी रहे हैं काफी अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनल एग्जाम जो हो रहे हैं इसी के बेसिस पर ही हो रहा है। अच्छा, ठीक ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हुई, सभी को बताएं। जी जी। ठीक है, अब इसके साथ साथ इसमें देखिए इसमें आपका आता है बेंच मार्किंग। क्या आती है आपकी? बेंच मार्किंग आता है आपका। बेंच मार्किंग, बेंच मार्किंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेंच मार्किंग में देखिए क्या आएगा आपका। अब बेंच मार्किंग होती क्या चीज, सबसे पहले तो ये हम लोग के मन में होना चाहिए कि बेंच मार्किंग क्या होती है। आप लोग बताइए कि बेंच मार्किंग में हम लोग क्या चीजों को जोड़ सकते हैं। सर साधारणतः इसका अर्थ होता है कि सर बेंचमार्किंग यह है कि जब मतलब किसी चीज को एक मील का जैसे किसी चीज को एक मतलब मानक मान लिया जाए जिससे किसी चीज का कंपैरिजन करना हो। जैसे हम करिकुलम के सेक्टर में सतत विकास को अपने मेजर करने के लिए एक कोई मानक बना ले, वह उसे यहाँ पे बेंचमार्किंग कहा गया। बिल्कुल। अब और हाँ दीपाली बोले अभी बोलिए। सर ये एक तरह का स्टैंडर्ड मानक हो गया। जैसे सपोज सर हमको नेट की तैयारी करनी है, हमने किसी और को देखा, मोटिवेट हो गए और अपने आप को हम इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं मुझे भी करना है, मुझे भी क्रैक करना है एग्जाम में। तो एक बेंच मार्किंग मतलब एक चीज का बेंच मार्क लगा देना कि हाँ ये स्टैंडर्ड है, हमें इन्हें फॉलो करना है सर, अपने आप को उससे इम्प्रूव कर लेना, उसके बराबर ले आना। हाँ, अब देखिए हम लोग के सिलेबस में क्या दिया है। सिलेबस को अगर हम लोग बहुत से बच्चे होते हैं कि पहले ही उठाकर तुरंत यूनिट 1 से पढ़ना शुरू करते थे, सोचते अंत तक पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिए इसमें आपके सिलेबस में लिखा है बेंच मार्किंग एंड रोल ऑफ नेशनल लेवल स्टेटरी बॉडीज। स्टेटरी बॉडीज में यूजीसी, ठीक, यूजीसी दे रखा है, यूजी के साथ एनसीटीई दिया है और इसके साथ ही साथ यूनिवर्सिटी और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी दिया आपको। ठीक, यूनिवर्सिटी मतलब कि यहाँ पे बेंचमार्क जो पढ़ना है ना वो मुख्य रूप से यूजीसी के अकॉर्डिंग, एनसीटीई के अकॉर्डिंग और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। मतलब कि पाठ्यक्रम विकास में जो राष्ट्रीय स्तर के सांविधिक निकाय जो होते हैं जैसे यूजीसी, एनसीटीई और विश्वविद्यालय की बेंचमार्किंग और उनकी भूमिका को यहाँ पर हमें ध्यान देना है, ना कि
सेक्शन ए के बाद हम लोग आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हम लोग देखेंगे हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़नी है। सेक्शन बी में हम लोगों को अब पढ़ना है मॉडल्स ऑफ करिकुलम। ठीक है, मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिजाइन। क्या पढ़ना है? मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिजाइन। मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिजाइन पहले वाले में हम लोगों ने ये देखा कि पाठचर्या होती क्या है, करिकुलम होता क्या है, उसके मीनिंग्स पढ़े, सब चीजें पढ़ी। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें डिजाइन के बारे में, जो कि एग्जाम में हम लोग की बहुत इंपॉर्टेंट वे में आता है। ठीक है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है इससे संबंधित। चलिए इससे संबंधित हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग के लिए आता है ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल आता है। क्या आता है? ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल। ठीक है, कंटेम्प्रेरी मॉडल आता है आपका। ठीक है, पहला ये आता है। फिर दूसरे पॉइंट में आपका आता है एकेडमिक एंड डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल। क्या आता है? एकेडमिक एंड डिसिप्लिन, नहीं एकेडमिक या इसी को डिसिप्लिन मॉडल बोलते हैं, डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर ये होता है। फिर तीसरा जो आता है, तीसरा आपका आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल। क्या आता है? कॉम्पिटेंसी, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल आता है आपका। ठीक है, फिर चौथा आपका आता है सोशल फंक्शंस या इसी को एक्टिविटीज मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोशल फंक्शंस। ठीक है, सोशल फंक्शंस या एक्टिविटीज मॉडल होता है आपका। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, सोशल फंक्शंस या इसी को एक्टिविटीज मॉडल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोशल फंक्शंस या एक्टिविटीज मॉडल बोलते हैं। फिर इसके नंबर 5 पे आप क्या आता है? नंबर 5 पे आपका आता है इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट मॉडल। क्या आता है? इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट मॉडल की बात हम करेंगे। फिर नंबर 6 पे आपका आता है आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल। क्या आता है आपका? आउटकम बेस्ड, ठीक है, आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव, ठीक है, इंटीग्रेटिव मॉडल आता है आपका। फिर इसके बाद नंबर 7 पर आपका आता है इंटरवेंशन मॉडल आता है आपका। कौन सा आता है? इंटरवेंशनल ठीक है, इंटरवेंशन मॉडल आता है आपका। ठीक है, इंटरवेंशन मॉडल आता है। फिर इसके बाद आपका आता है CIPP। क्या आता है? CIPP मॉडल आता है आपका। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब यहाँ पे 1 by 1 हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि ट्रेडिशनल मॉडल्स क्या होता है। ट्रेडिशनल मॉडल्स का मतलब होता है पुरानी रीति रिवाजें या पुरानी परंपराओं से अगर हम बात करें, मतलब कि कुल मिलाकर ट्रेडिशनल में सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। जबकि कंटेम्प्रेरी की बात करते हैं तो कंटेम्प्रेरी में मुख्य रूप से समकालीन मॉडल इसको बोलते हैं, जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। स्टूडेंट्स सेंटर्ड जो होता है यहाँ पर। ठीक है, ट्रेडिशनल और स्टूडेंट यहाँ पर। तो ट्रेडिशनल मॉडल को अगर हम बात करेंगे कि किसने दिया, तो आप बता सकते हैं राल्फ टेलर का नाम बताएंगे। ठीक, राल्फ टेलर का नाम बताएंगे हम लोग का।
जबकि यहाँ पे कॉम्पिटेंसी की बात करेंगे, जो कि कंटेम्प्रेरी मॉडल होता है। कंटेम्प्रेरी मॉडल में मुख्य रूप से हम बच्चे की नीड्स को ध्यान में रख के बातें बनाते हैं, पूरा मॉडल बनाते हैं। मॉडल या प्रतिमान का मतलब होता है किसी भी एक विषय वस्तु को लेकर उसी के आधार पे काम करना, कार्य करना ही आपका मॉडल होता है। जैसे मान लो एक कक्षा में पढ़ाना, तो पढ़ाने के लिए हम एक बेसिक तरीके से लेंगे ना, कि उसी तरीके से पूरी कक्षाओं में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। फिर इसमें आता है आपका एकेडमिक डिसिप्लिनरी मॉडल। एकेडमिक डिसिप्लिनरी मॉडल में आता है कि बालक जितनी भी एक्टिविटीज करता है, जितने भी क्रियाकलाप करता है, सभी के सभी इसमें जो है समाहित होते हैं, निहित होते हैं इस मॉडल में। अब बात आती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल को सक्षमता आधारित मॉडल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोलते हैं? सक्षमता आधारित मॉडल। सक्षमता आधारित मॉडल होता है। ठीक, सक्षमता आधारित मॉडल में हम लोग क्या देखते हैं? मुख्य रूप से सक्षमता आधारित मॉडल में किसी की योग्यता को देखते हैं, किसी भी अभिक्षमता को देखते हैं। कुल मिलाकर ये एबिलिटी से बात करता है। ठीक है, एबिलिटीज से बात करता है, योग्यताओं से बात करता है यहाँ पर, कि किसी के अंदर क्या क्षमता, क्या योग्यता है, उससे संबंधित हम लोग चीजें जानते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका सोशल फंक्शंस मॉडल। सोशल फंक्शंस मॉडल में सोसाइटी आती, क्या आती है आपकी? सोशल फंक्शन मॉडल में आपकी सोसाइटी से रिलेटेड आता है। ठीक, सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें उदाहरण होंगी कि समाज में किस तरीके से रहना है, कैसे नहीं रहना है, किस तरीके से काम करना है, नहीं करना है, वो सब की सब चीजें इसमें आ जाएगी। फिर इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट मॉडल में क्या आएगा कि व्यक्तिगत रूप से बालक को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उन सब चीजों को ध्यान में देकर जब हम लोग बातें करते हैं तो वो इसके अंदर आता है। आउटकम बेस्ड मॉडल या इंटीग्रेटिव मॉडल में क्या होता है? आउटकम बेस्ड में ये होता है कि बालक को क्या क्या चीजें दी गई और उसने क्या क्या रिजल्टिंग प्राप्त किया या क्या क्या चीजों को पाया है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर बात करते हैं। फिर इंटरवेंशन मॉडल होता है। तो इंटरवेंशन मॉडल में क्या होता है? इंटरवेंशन मॉडल में नई चीजों को लेकर हम आते हैं, जोड़ते हैं, वहां पर समझते हैं सब चीजों को। अब आता है मुख्य रूप से ये जो आपका आता है सबसे जो एग्जाम, हाँ सब लोग जुड़ गए ना। चलिए, तो यहाँ पर अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे? मुख्य रूप से एकेडमिक। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? बताएं। जी जी ठीक, तो यहाँ पर हम लोग एकेडमिक डिसिप्लिनरी की बात करें, जिसके अंदर पूरे होल आ जाएगा, उसमें स्टूडेंट की करिकुलम पूरी की पूरी एक्टिविटीज आएगी। अब यहाँ पर हम कॉम्पिटेंसी की बात करें, जहां पर सक्षमता मतलब कि पूरी की पूरी योग्यता से ही संबंधित पूरी की पूरी बातें करी जाएंगी। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है? नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में आपका आता है आपका सोशल फंक्शन एंड एक्टिविटीज मॉडल आता है। इसके अंतर्गत हम लोग को क्या देखना रहेगा? अब आप इसमें इसके बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि सामाजिकता से संबंधित जितनी चीजें होंगी, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जब कभी इसकी बात करेंगे तो ये किससे रिलेटेड होगा? सोशल रिलेशन से सर। हाँ, सोसाइटी ओरिएंटेड होगा कुल मिला सोशल के। इंटरेक्शन, हाँ सोशल इंटरेक्शन सोसाइटी ओरिएंटेड। ठीक है, सोसाइटी ओरिएंटेड की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर सोशल रिकंस्ट्रक्शन की हम लोग बात यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर ये चीजें हो जाएंगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या, अब देखिए इसके बारे में इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट, इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं क्या होगा। ठीक है, जी जी इंडिविजुअल। अब मुख्य रूप से जो आपका ये आपका आउटकम बेस्ड मॉडल होता है कि आप कितना उस पे लगाते हैं, कितना आपको प्रॉफिट होता है, ये पूरी की पूरी चीज ये दिखाई जाती है। फिर इंटरवेनिंग मॉडल, मुख्य रूप से CIPP मॉडल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं ना, CIPP से रिलेटेड आता है, CIP और P। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसके फुल फॉर्म्स आते हैं। क्या आता है इसका फुल फॉर्म आता है कि इसका फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है इसका बताइए? कॉन्टेक्स्ट इनपुट, कंटेक्स्ट इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट। इनपुट के बाद क्या आता है आपका? प्रोसेस और प्रोडक्ट। जी, प्रोसेस और प्रोडक्ट। ठीक, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट की बात आती है यहाँ पर। क्लियर इतनी पॉइंट बताएं? जी सर। अब एक क्वेश्चन हम लोग के याद, अगर किसी को याद हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर में इसका क्वेश्चन आया था, याद है कि CIPP किसने दिया था?
क्वेश्चन आया था बीम ने CIPP ने किसने दिया था, तो हम आपको याद होगा। हाँ बताइए क्या नाम है? डेनियल स्टफल बीम। हाँ स्टेफन बीम। हाँ स्टेफन बीम। इसमें क्या कहते हैं, डिसीजन, ये एक डिसीजन ओरिएंटेड मॉडल है। हाँ ठीक है, स्पेशल हाँ स्टेफन बीम, ठीक स्टेफन बीम है यहाँ पर। तो ये एग्जाम में हम लोग के क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन हम लोग से काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछता है, बस ऐसे ही पूछ लेता है हम लोग का। कुल मिला के कंटेक्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर गोल से रिलेटेड हो जाएगा। इनपुट की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को प्लान क्या पूछ लेगा हम लोग के, फिर यहाँ पे प्रोसेस मतलब एक्शन पूछ लेगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब आउटकम हम लोगों से पूछ लेता है यहाँ पर। क्लियर इतने पॉइंट सभी को? जी ना क्लियर हो गया ना। अब तो यहाँ पर सेक्शन बी भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। ठीक, सेक्शन सी में हम लोग देखेंगे क्या चीजें हम लोग को मिल रही हैं। तो अब देखिए सेक्शन ए में हम लोगों ने करिकुलम के बारे में पढ़ा, सेक्शन बी में हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से मॉडल्स को हम लोग यूज करके क्लासरूम में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड वाले में अब देखिए आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, थर्ड वाले में हम लोग को देखिए अब हम लोग क्या मिलता है हम लोगों को। सर ICT को जोड़ देंगे थोड़ा बहुत थर्ड में ना, टेक्निक्स। हाँ, थर्ड वाले में इंस्ट्रक्शनल सिस्टम्स पूरी की पूरी ICT से रिलेटेड होगी, जहां पर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाला है। सी वाले में इंस्ट्रक्शनल से रिलेटेड मिलेंगे। इंस्ट्रक्शनल, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल से संबंधित पूरी की पूरी अनुदेशनात्मकताओं से संबंधित पूछी जाएगी। अब क्या क्या पूछा जाएगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम होगा कि सिस्टम कैसा होना चाहिए इंस्ट्रक्शंस का, कि करिकुलम के अकॉर्डिंग। दूसरे में आपसे क्या कहता है, दूसरे में आपसे कहता है कि इसके मीडिया क्या होंगे। मीडिया का मतलब होता है क्या, माध्यम। सिस्टम का मतलब क्या होता है, प्रणाली। ठीक, प्रणाली होता है, इसका मतलब माध्यम होता है। ठीक, माध्यम होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स एंड मटेरियल इनहैंसिंग करिकुलम ट्रांजैक्शन, मतलब कि पाठचर्या समव्यवहार को बढ़ाने में अनुदेशात्मक तकनीकें तथा सामग्री। मतलब कि यहाँ पर क्या आपको टेक्निक्स पूछी जाएगी, टेक्निक के साथ साथ मटेरियल वो मैटर पूछे जाएंगे ना। टेक्निक के साथ साथ मटेरियल या मटेरियल सा यहाँ पर पूछी जाएगी आपको। कुल मिला के ये जितनी भी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शनल से रिलेटेड ही पूछी जाएगी। फिर इसके बाद इसमें कहता है कि अप्रोचेस, जब इतनी चीजें ये तीनों चीजें कर लेगा तो इसके बाद ये कहता है कि इन सब का जो है जोड़ करके इसका इवैल्यूएशन करना है। क्या करना है, इवैल्यूएशन। मतलब कि यहाँ पर सबसे पहले सिस्टम बनाया कि कैसे काम करना है किसी भी चीज के लिए। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि मीडिया, माध्यम क्या होना चाहिए बच्चों को बताने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि कौन कौन सी टेक्निक्स को हम यूज करें, कौन कौन से मटेरियल्स को हम यूज करें। अभी मैंने देखा कि कंसंट्रेशन, अभी एक फेसबुक में कल चला रहा था रात को 11 साढ़े 11 बजे, तो उसमें क्या था कि एक छोटी कक्षा थी, मतलब वहां पर फेसबुक पे एक बेसिक की टीचर थे, उन्होंने बच्चे के कंसंट्रेशन को चेक किया या उनके कंसंट्रेशन को अच्छे तरीके से करने के लिए बोला। अब उनसे कहा जाए कि बैठ के योगा करो, ध्यान लगाओ, तो वो नहीं सुनने वाले। तो उन्होंने गेम शुरू किया कि एक गोला बनाया, दरी का गोला बनाया और उसको बच्चों के बाहर खड़ा कर दिया। ठीक, बच्चों के बाहर खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मानसिक विकास कैसे किया जाता है जब कोई छोटी कक्षाओं में, तो वहां पर उनके टीचर ने बोला कि जब मैं बोलूंगी अंदर तो सब बच्चे रहेंगे कहाँ, बाहर। मतलब कुल मिला के अपोजिट करना है। तो वहां पर ये गेम शुरू किया। तो गेम करते करते लास्ट में एक लड़का जीता। मतलब कि उन्होंने बोला कि अंदर तो मतलब बाहर रहना है, बोला बाहर तो मतलब अंदर रहना है। तो ये वहां पे ध्यान देना है कि इतने भीड़ में सब लोगों के साथ खड़े होकर अपने आप को कंसंट्रेट कैसे करना है।
ठीक, तो वहां पर ये चीजें सिखाई गई। वही कार्य हम लोगों को भी करना है कि भीड़ में तो खड़े हैं लेकिन हम लोगों को कंसंट्रेट करना है किसी एक चीज के फोकस पे। हमारा जो लक्ष्य है, जो एम है, उस चीज पर हमें फोकस जमाए रखना है। बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग मिलेंगे, कार्यक्रम होंगे, शादी विवाह होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वहां पर हमारा ध्यान हमेशा केंद्रित रहना चाहिए। ठीक, तो वही इवेल्युएशन है। इन्होंने क्लास में पूरा पढ़ाया, पढ़ाने के बाद इन्होंने इवेल्युएट किया। तो ये तरीके होते हैं किसी भी चीज को डेवलप करने के प्रोसेस। ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये खुद सेल्फ तैयार किए जाते हैं ये सब तरीके ना किसी आपको उसमें मिलेगा मॉडल्स में। तो ये खुद ब खुद मेड करके बनाए जाते हैं हम लोगों के द्वारा। अब फिर आप इसमें इवेल्युएशन कर लिया। इवेल्युएशन के बाद हम लोग देखेंगे अप्रोचेस, वो अप्रोचेस देख लिया इसमें कि क्या क्या होंगे। अब इसमें इसके बाद नेक्स्ट वाले सी वाले में आता है आपके, इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल से रिलेटेड कुछ चीजें आएंगी, मतलब एकेडमिक एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल अप्रोचेस। अप्रोचेस देखिए सबके अप्रोच हमें नहीं पढ़ने, अप्रोच केवल किसके पढ़ने, एकेडमिक के। ठीक, एकेडमिक के पढ़ने, एकेडमिक के साथ कॉम्पिटेंसी के। ठीक, कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ठीक है स्पेलिंग गलत करूं फिर से लिखूं। ठीक, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, इससे रिलेटेड हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल पढ़ना है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल में फिर अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले हम लोगों ने केवल करिकुलम मॉडल्स पढ़े थे। अब करिकुलम मॉडल्स के बाद अब आप क्या पढ़ना है, करिकुलम इवैल्यूएशन वाले मॉडल्स पढ़ने हैं। कौन से, करिकुलम इवैल्यूएशन। ठीक है, करिकुलम इवैल्यूएशन के लिए जो हमने करिकुलम बनाए हैं उससे संबंधित जितने भी करिकुलम हमने बनाए उसको मूल्यांकन भी तो करना पड़ेगा कि कौन सा करिकुलम ज्यादा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा है, कौन किसके काम करेगा। तो कुल मिला के इसके इवैल्यूएशन के लिए मॉडल बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, मॉडल बनाए गए हैं। अब इन मॉडलों का नाम देख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले कौन है आपका, टाइलर्स मॉडल आता है। ठीक है, टाइलर्स मॉडल आता है। टाइलर्स के बाद दूसरा मॉडल कौन सा आता है, स्टैक मॉडल आता है। स्टैक मॉडल्स आते हैं आपके। स्टैक मॉडल के बाद फिर आपका कौन सा आता है, आपका बताइए, स्क्रीवेन मॉडल आता है। ठीक है, स्क्रीवेन मॉडल आता है। स्क्रीवेन मॉडल के बाद फिर आपका कौन सा आता है, किर्कपैट्रिक मॉडल आता है। ठीक, किर्कपैट्रिक। ठीक, किर्कपैट्रिक मॉडल आता है आपका। ठीक, किर्कपैट्रिक मॉडल आता है। तो सेक्शन सी में इतनी चीजें हम लोगों को पढ़ने को मिलती है। क्लियर है इतने पॉइंट सभी को, बताइए। जी सर, जी सर क्लियर है। क्लियर है ना। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अगर आपसे इसी में से नाम पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन आता है कि गोल फ्री मॉडल किसका है, स्क्रीवेन का। स्क्रीवेन का। गोल ठीक फ्री है, मॉडल। स्क्रीवेन का कौन सा है, गोल फ्री मॉडल। गोल फ्री मॉडल। ठीक है, स्क्रीवेन के मॉडल का नाम क्या है, गोल फ्री मॉडल नाम है। और लोगों का नाम पता है, और लोगों के बारे में। अगर ये स्टैक की बात करें, स्टैक्स ने कौन सा मॉडल नाम दिया था, रॉबर्ट स्टैक इनका नाम पूरा है ना। तो इन्होंने कौन सा नाम दिया, कौन सा मॉडल दिया, बताइए। कॉन्ग्रुएंसी मॉडल। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी सर। कॉन्टिनेंस मॉडल दिया ना, कंटेनेंस, हाँ कॉन्टिजेंसी मॉडल सर, ऐसे कुछ था। कंटेनेंस, Continence कंटेनेंस मॉडल बोलते हैं, कंटेनेंस मॉडल। कंटेनेंस मॉडल। अब वन लाइन, मतलब एक लाइन में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम लोगों से ना, कि ये क्या होता है आपका, कि इसके ये इन सब चीजों को भी हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक, अब
यहाँ पर इतनी चीजें हो गई। अब बात आती है कि टेलर्स क्या हुआ है, टेलर्स के बारे में क्या हम लोग जानते हैं, बताइए। सर एक टेलर टेलर के बारे में फादर ऑफ रिवोल्यूशन कहा जाता है। इनको लर्निंग हाँ, आउटकम होते इनको हैं फादर कहा जाता है। किसका फादर कहा जाता है? ग्रेजुएशन का। फादर फादर ऑफ ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन। जी। ठीक, फादर ऑफ इवैल्यूएशन है ये, मतलब कि ये पिता कहलाते हैं इसके। ठीक है, ये लर्नर के होल लाइफ पे फोकस करके इवैल्यूएशन की बात करते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, इतनी चीजें हो गई, क्लियर है आपका? जी सर। जी सर। अब एक लास्ट और बचता है जिसको ये होता है किर्कपैट्रिक, जिनका डोनाल्ड किर्कपैट्रिक नाम है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 4 लेवल मॉडल दिया था। इनका इनका क्या है, 4 लेवल मॉडल दिया था इन्होंने, 4 लेवल मॉडल। और चेंज तो हम लोग करिकुलम के की जो बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो एग्जाम होता है उसमें इसके अंदर की बातें नहीं पूछते, कि इनके नाम पूछ लेते हैं, बस हम लोग का काम यहीं से हो जाता है। एनटीए नेट की जो तैयारी हम लोग करते हैं वो उसके अंदर ना पूछा जाता है ना, क्योंकि जो नए जो इंटरव्यू लेने बैठेंगे ना उनको भी इसके अंदर क्या मटेरियल है उनको भी नहीं पता होगा, या पता होगा तो बहुत कम लोगों को पता होगा। ठीक है, वैसे ज्यादा लोगों को नहीं पता होता है कि इसके अंदर क्या चीजें रहती हैं। क्लियर? सर इंटरनेट के अलावा वैसे बुक्स वगैरह तो जल्दी मिल नहीं पाता इसका। इसका मैटर, हाँ इसका मैटर जल्दी नहीं मिल पाता है। मैटर नहीं मिल पाता, मैंने जितने भी पढ़े सब ऑनलाइन ही पढ़े। हाँ नहीं, इसका मैटर मिलता है। इसका मैटर आपको मिलेगा कहाँ, जब आप दूसरे दूसरे एरियाज में जब जाएंगे ना वहां पर मिलेगा। कुल मिला के एजुकेशन में हर चीजों को कहीं ना कहीं से निकाल कर लेकर जोड़ा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, वो मेन सब्जेक्ट में जाके मिलता है। हाँ मेन सब्जेक्ट में जाके, जैसे इकोनॉमी आपको पढ़ना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, तो आप कॉमर्स वाली बुक उठा लो, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मिलेगा, लेकिन सब इंग्लिश में मिलेगा। समस्याएं ये रहती है। तो यही मेरा प्रयास है कि यहाँ पर हम बाइलिंगुअल लेकर आ रहे हैं और प्लस दोनों भाषाओं में समझाने और लिखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्लियर? चलिए अब सेक्शन सी की डी की तरफ चलते हैं। सेक्शन डी में अब इतनी चीजें हो गई। ठीक है, याद रखिएगा एक एक चीज हम पूछेंगे कि सभी से ना, किसी एक बच्चे को पकड़ के हम पूछ लेंगे कि किसने कौन सा मॉडल दिया था। इसलिए सभी लोग तैयार रहिएगा भविष्य के लिए, मतलब भविष्य का मतलब कल के लिए। सर अब तो डेली बड़ा जो है कॉपी रख के हाँ बिल्कुल, कॉपी पेन, इसलिए मैंने बोला ना कि आप फर्स्ट पेज में आपका सिलेबस लिखा रहेगा ना, तो आप कम से कम डेली रूटीन में तो ये चीजें कर लेंगे ना। जैसे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होगा तो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में डीप में नहीं पूछते हैं, यही सीधी सीधी बातें पूछते हैं। ठीक है, तो वहां पर या फिर कहीं आप एग्जाम दोगे तब भी यही चीजें पूछेंगे नॉर्मल बिहेवियर में। ठीक है, अब सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। सेक्शन डी में देखते क्या है। ठीक, सेक्शन डी में कहता है कि यहां पर पाठचर्या परिवर्तन से संबंध, मतलब करिकुलम चेंज से रिलेटेड हैगा। करिकुलम चेंज। ठीक, यहां पर जितनी बातें हम लोग करेंगे करिकुलम चेंज से रिलेटेड बातें करेंगे। तो यहां पर आपकी क्या क्या चीजें आएंगी, मीनिंग्स आएंगे। ठीक, मीनिंग आएगी, मीनिंग के बाद आपका क्या आएगा, आपका फैक्टर्स आएंगे। ठीक, फैक्टर्स आएगा, फैक्टर के बाद फिर आपका क्या आएगा, अप्रोचेस आएंगे आपके। ठीक, अप्रोचेस आएंगे, अप्रोचेस के बाद रोल ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ पे रोल आएगा। ठीक, अब रोल देखिए किसके किसके होंगे, सबके आएंगे। फिर यहाँ पर लास्ट में स्कोप आएगा, क्या आएगा, स्कोप आएगा यहाँ पर। तो इतनी चीजें हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है, किसके क्या होंगे। जी सर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पढ़ना क्या, करिकुलम चेंज से रिलेटेड हम लोग को पढ़नी है कि करिकुलम को कैसे परिवर्तित किया जाता है। पढ़ा होगा ना, फ्रीजिंग, रिफ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग, पढ़ा है नहीं पढ़ा है?
जी पता सर, है पढ़ा है सर, ना? तो पढ़ा है पढ़ा सर, है पढ़ा है। हाँ, यहीं पर आता है पूरी की पूरी चीजें यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले इसकी मीनिंग के बारे में जानेंगे कि करिकुलम को बना तो लिया, बनाने के बाद अगर कहीं बीच में थोड़ी बहुत कमी आती है तो उस कमी को जानने के लिए हम मीनिंग्स उसके मीनिंग में चेंज करेंगे, उनके फैक्टर्स। अब इसके करिकुलम चेंज करने के लिए कौन कौन से फैक्टर हम लोग के लिए इफेक्टिव होंगे उसको हम जानेंगे। अप्रोचेस में हम कौन से जोड़ सकते हैं, सबसे में होता है रोल, कि रोल इसमें किसका रहता है, तो सबसे बड़ा रोल जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है यहाँ पर, रोल सबसे, और स्टेक होल्डर्स भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, सभी लोग आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोल एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, क्योंकि वही जो चेंज करना होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर ही करेगा मुख्य रूप से। फिर इसके स्कोप आते हैं कि इसको चेंज करने के बाद इसके स्कोप में क्या, मतलब इसके भविष्य में क्या संभावनाएं निकलकर हम लोगों के हाथ में आने वाली है, इनसे संबंधित हम लोग क्या नई चीजों को सीख सकते हैं। ठीक, इतनी चीजें हम लोग को यहाँ पर मिलेगी। हाँ बोले, ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हुई सभी को? हेलो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका यूनिट 5 का सेक्शन डी भी यहाँ पर इतनी चीजें कंप्लीट होती हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि अब हम लोग को करिकुलम में क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, ये भी समझ में आ गया। इनमें से कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी हम लोग को पता है। क्यों? क्योंकि इसमें से मॉडल ज्यादा दिए, मॉडल से क्वेश्चन आते हैं, इनके स्टेप्स बनाने में हम लोग के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो ठीक है, क्लियर है यहाँ पर इतने पॉइंट सभी को? ठीक है, तो अभी 9 बजे भी आपकी क्लास होगी, 9 बजे रिसर्च की होगी। रिसर्च के पूरे रिसर्च जो है 2 बार में खत्म होगी, कोशिश करेंगे कि एक बार में हम खत्म कर ले। ठीक है, अगर एक बार में नहीं तो 2 बार में, क्योंकि रिसर्च का पोर्शन बड़ा है, उसको बताने में थोड़ा सा समय लगेगा ना। ठीक, तो वो रिसर्च का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और सभी एग्जामों में रिसर्च सबसे ज्यादा पूछी जाती है, बताई जाती है। क्लियर है? चलिए, ठीक है, ठीक है सर। सर 9 बजे होगी ना क्लास अगली? जी 9 बजे होगी ना सर? हाँ, अब 9 बजे होगी। अभी क्लास में आपको यूनिट 5 पूरा कंप्लीट कर दिया है, यूनिट 6 इसके बाद यूनिट 6 चलेगा। कोशिश रहेगी मेरी कि यूनिट 6 को खत्म कर दे आज की डेट में, और कल यूनिट 7 रहेगी, और ऐसे ही बहुत जल्दी खत्म होने के बाद आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना हम लोगों की दौड़ तब तक रहेगी जब तक जीत हम लोग को क्या नहीं होगी, हासिल नहीं हो जाएगी। तो दौड़ हम लोगों की तब तक बनी रहेगी। क्लियर है सभी को ना? ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सभी को थैंक यू वेरी मच अगेन। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।